हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th का 21st चैप्टर, जो कि है द मोमेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ तेलंगाना स्टेट। अब इस चैप्टर में टोटली पूरे 10 टॉपिक्स हैं, जिसमें से हम टॉप 5 टॉपिक्स को इस वीडियो में कवर करेंगे और नेक्स्ट 5 टॉपिक्स हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ताकि ये वीडियो ज़्यादा लेंथी भी ना हो और आप लोगों को ठीक से ये समझ भी आ सके। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे सारे टॉपिक्स की तरफ। सबसे पहले तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है द मर्जर ऑफ हैदराबाद स्टेट विथ इंडिया। नेक्स्ट टॉपिक है द जेंटलमैन्स एग्रीमेंट एंड द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है 1969 एजिटेशन। नेक्स्ट टॉपिक है ग्रोइंग डिसकंटेंट इन तेलंगाना। नेक्स्ट टॉपिक है मूवमेंट्स इन 1990s। नेक्स्ट टॉपिक है द तेलंगाना राष्ट्र समिति। नेक्स्ट टॉपिक है के चंद्रशेखर राव's फास्ट 2009। नेक्स्ट टॉपिक है इन द प्रोसेस ऑफ अचीविंग तेलंगाना। नेक्स्ट टॉपिक है विड्रॉल ऑफ द अनाउंसमेंट और लास्ट टॉपिक है तेलंगाना इज अचीव्ड। इस पूरे चैप्टर में हम जानेंगे तेलंगाना स्टेट की फॉर्मेशन के पूरे प्रोसेस के बारे में, कैसे इतने सारे स्ट्रगल्स के बाद तेलंगाना स्टेट फिर से एक अकेला खुद का इंडिपेंडेंट स्टेट बन पाया। बढ़ते हैं हमारे सबसे पहले टॉपिक की तरफ, जो कि है द मर्जर ऑफ हैदराबाद स्टेट विथ इंडिया। इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के टाइम पर हैदराबाद इंडिया का एक पार्ट या फिर इंडिया का एक स्टेट नहीं था, क्योंकि उस टाइम पर यहाँ पर निज़ाम्स रूल किया करते थे हैदराबाद में। जब इंडिया में फ्रीडम मूवमेंट का लास्ट फेज चल रहा था, जब यहाँ हैदराबाद के निज़ाम ने भी ये सोच लिया था कि ब्रिटिशर्स के इंडिया से जाने के बाद अब वो भी हैदराबाद को अपना खुद का एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना लेंगे। उस टाइम पर हैदराबाद में टोटल 16 डिस्ट्रिक्ट्स हुआ करते थे, जिनमें से 8 डिस्ट्रिक्ट्स यानी कि 8 डिस्ट्रिक्ट्स तेलुगु स्पीकिंग पीपल के थे, और उनमें से कुछ नेशनलिस्ट पीपल जितने भी थे, उन्हें निज़ाम का ये प्लान पसंद नहीं आया, क्योंकि वो लोग इस प्लान के अगेंस्ट थे। अब वो लोग इस प्लान के अगेंस्ट इसीलिए थे क्योंकि उन लोगों को अपनी खुद की एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहिए थी। ये लोग अब विलेजेस में स्प्रेड होकर तेलुगु एजुकेशन को प्रमोट करने लगे और उनके तेलुगु एजुकेशन के प्रमोशन के लिए कई सारे कैंपेन्स भी करने लगे। जल्द ही इन्हें आंध्र सभा के लोगों ने भी इनका साथ दिया और इन्हें प्रमोट भी किया, और अब कोस्टल आंध्रा से भी कई सारे नए नेशनलिस्ट ने भी इन लोगों को ज्वाइन कर लिया। इस मूवमेंट के स्टार्ट होने के बाद इन लोगों ने यहाँ पर लैंड रिफॉर्म्स की भी डिमांड करना स्टार्ट की, और डोआरास और रजाकार्स के रूल को भी इन लोगों ने अपोज किया, क्योंकि उन लोगों को भी निज़ाम्स सपोर्ट किया करते थे। जब हैदराबाद में ये सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी, तब पुलिस के साथ मिलकर पीएम जवाहरलाल नेहरू ने यह इंश्योर किया कि हैदराबाद इंडिया के साथ मर्ज हो जाए। उस टाइम पर कोस्टल आंध्रा और रायलसीमा, ये दोनों रीजन्स मद्रास प्रेसिडेंसी के अंडर आया करते थे। फिर वहाँ पर भी एक न्यू मूवमेंट स्टार्ट हुआ, जिसका एम ये था कि सारे जितने भी तेलुगु स्टेट्स हैं उन सबको इंक्लूड करके आंध्र प्रदेश की फॉर्मेशन करना। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है द जेंटलमैन्स एग्रीमेंट एंड द फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। तेलुगु लैंग्वेज तेलंगाना के 3 अलग अलग रीजन्स में यूज़ की जाती थी, जो कि है कोस्टल आंध्रा, रायलसीमा और तेलंगाना। इन तीनों रीजन्स के पास अपने अपने डिफरेंट कल्चर्स और अपनी डिफरेंट आइडेंटिटीज़ थी, तो इसीलिए इन तीनों रीजन्स की लैंग्वेज में भी थोड़ा डिफरेंस हुआ करता था बेस्ड ऑन देयर कल्चर्स। अब तेलंगाना की तेलुगु लैंग्वेज में ट्राइबल लैंग्वेज, दक्षिणी उर्दू, कन्नड़ा और मराठी के वर्ड्स यूज़ किए जाते थे, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर मुस्लिम्स, दलित्स, ट्राइबल पीपल और आर्टिशंस रहा करते थे। और कोस्टल आंध्रा की तेलुगु में ज़्यादातर संस्कृत वर्ड्स यूज़ किए जाते थे। कोस्टल आंध्रा पर ब्रिटिशर्स का रूल चल रहा था, तो इसीलिए वहाँ पर मॉडर्न एजुकेशन और साथ में इंग्लिश एजुकेशन और मॉडर्नाइजेशन, यहाँ पर दोनों चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट थी कंपेयर टू तेलंगाना में यहाँ पर अभी भी निज़ाम्स ही रूल किया करते थे, तो इसीलिए इनका ज़्यादातर प्रेफरेंस उर्दू की तरफ था और मॉडर्न एजुकेशन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्लो थी। इसीलिए 1948 में तेलंगाना का लिटरेसी रेट सिर्फ 9% था, जिसमें से वुमेंस का लिटरेसी रेट सिर्फ 4% था। इन दोनों रीजन्स की अगर हम स्ट्रगल की बात करें, तो कोस्टल आंध्रा की लैंड यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल थी और इरिगेशन के लिए इन लोगों के पास कैनाल्स भी हुआ करते थे, मगर तेलंगाना की लैंड ड्राई थी और ये लोग टोटली रेन पर डिपेंडेंट थे अपनी इरिगेशन के लिए वाटर लाने के लिए ये लोग सिर्फ अपने वाटर टैंक्स में पानी भरकर रख लिया करते थे। और ब्रिटिश रूल के टाइम पर कोस्टल आंध्रा में फार्मिंग,
ट्रेड और इंडस्ट्री, ये तीनों चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आगे चल रही थी कंपेयर टू तेलंगाना। लेकिन तेलंगाना के पास भी उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स, फॉरेस्ट जैसे नेचुरल रिसोर्सेज थे जो कि उनके फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए अच्छे से काम आ सकते थे। तो इसीलिए यहाँ पर कोस्टल आंध्रा के कुछ रिच पीपल ने विशाल आंध्रा मूवमेंट को सपोर्ट किया। ये वो मूवमेंट था जो तेलंगाना और आंध्रा दोनों को मर्ज करता था। इस मूवमेंट को सपोर्ट करके उन लोगों ने ये सोचा कि वो लोग भी फ्यूचर में जाकर तेलंगाना के कुछ रिसोर्सेज को यूज़ कर पाएंगे। 1952 में अब हैदराबाद एक डेमोक्रेटिक स्टेट बन चुका था, जिसके सबसे पहले सीएम थे बुरुगुलु रामकृष्ण राव। और 1953 में आंध्रा भी अब मद्रास प्रेसिडेंसी से अलग हो चुका था और उनके फर्स्ट सीएम थे तंगुतुरी प्रकाशम। जिसके बाद सारे तेलुगु स्पीकिंग स्टेट्स को एक साथ मर्ज करने के लिए नए नए मूवमेंट्स स्टार्ट हो गए और उसके लिए कैंपेन्स भी स्टार्ट हो गए। आंध्रा असेंबली ने तो इस मर्जर को सपोर्ट भी करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन हैदराबाद स्टेट असेंबली में कई सारे लोग इस मर्जर के अगेंस्ट थे। क्योंकि आंध्रा के पीपल ज़्यादा एजुकेटेड थे तो तेलंगाना के लोगों को ये डर था कि वो लोग तेलंगाना की रिसोर्सेस, एजुकेशन और जॉब्स तीनों पर डोमिनेट कर लेंगे। यूनियन गवर्नमेंट के कहने पर इन दोनों स्टेट्स के लीडर्स ने दिल्ली में मिलने के लिए एग्री किया। दिल्ली में मिलने के बाद इन दोनों ने जेंटलमैन्स एग्रीमेंट करने का डिसीजन लिया। अब Feb 20, 1956 में इस एग्रीमेंट पर आंध्रा के बिहाफ से बेजुवाड़ा गोपाल रेड्डी, नीलम संजीवा रेड्डी, गौतु लच्छन्ना और अल्लूरी सत्यानारायण राजू ने साइन किया। और तेलंगाना के बिहाफ से यहाँ पर बुरुगुला रामकृष्ण राव, मर्री चन्ना रेड्डी, जेवी नरिंगा राव और केवी रंगारेड्डी ने इस पर साइन किया। 14 पॉइंट्स पर एग्री होने के बाद ही इन दोनों स्टेट्स के लोगों ने इस एग्रीमेंट पर साइन किया था, जिसके बाद दोनों स्टेट्स मर्ज हो गए और ये कन्वर्ट हो गए स्टेट आंध्र प्रदेश में, जिसका कैपिटल था हैदराबाद। चलिए अब हम इन इम्पॉर्टेंट 14 पॉइंट्स में से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट 7 पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर यही था कि दोनों रीजन्स अपने एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट यानी कि रनिंग कॉस्ट को शेयर करेंगे और जितना भी सरप्लस यानी कि एक्स्ट्रा प्रॉफिट तेलंगाना से आएगा वो सिर्फ और सिर्फ तेलंगाना की ही डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया जाएगा। सेकेंड पॉइंट यहाँ पर यह था कि तेलंगाना का एजुकेशनल फैसिलिटीज़ तेलंगाना से जितने भी आएंगे वो सिर्फ तेलंगाना के स्टूडेंट्स के लिए ही रिजर्व किए जाएंगे। थर्ड पॉइंट यहाँ पर यह था कि मल्की रूल्स कंटिन्यू किए जाएंगे, यानी कि वो लोग जो कि 12 ईयर्स से तेलंगाना में रेसाइड कर रहे हैं यानी कि रह रहे हैं, सिर्फ वही लोगों को यहाँ पर जॉब्स और एडमिशन्स मिल सकते हैं। फोर्थ पॉइंट यहाँ पर यह था कि यहाँ एक रीजनल काउंसिल बनाई जाएगी जिसमें 20 लेजिस्लेटिव मेंबर्स होंगे जो कि तेलंगाना की नीड्स और डेवलपमेंट दोनों को देखेंगे। तेलंगाना की फिफ्थ पॉइंट यहाँ पर यह है कि तेलंगाना की जितनी भी एग्रीकल्चरल लैंड की सेल्स हैं उन सारी चीज़ों को उनकी रीजनल काउंसिल ही हैंडल करेगी। सिक्स्थ पॉइंट यहाँ पर यह है कि इस जो न्यू स्टेट आंध्र प्रदेश जो बना है, इस आंध्र प्रदेश की मिनिस्ट्री का 40% जितने भी पीपल होंगे वो सारे तेलंगाना रीजन से होंगे और 60% जितने भी मेंबर्स होंगे वो सारे आंध्रा रीजन से होंगे। नेक्स्ट लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह था कि अगर चीफ मिनिस्टर यहाँ पर आंध्रा के रीजन से आता है तो डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर यहाँ पर तेलंगाना का होगा और वाइस वर्सा, यानी कि अगर चीफ मिनिस्टर इस बार तेलंगाना से हुआ तो डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर आंध्रा से होगा। रीजनल काउंसिल की बात करें तो ये तेलंगाना के लिए अलग से बनाई गई थी क्योंकि यहाँ पर जितने सारे दूसरे रीजन्स थे उन सारे रीजन्स का काम सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही देखा करती थी। ये काउंसिल तेलंगाना की थी तो इसका काम था तेलंगाना की सारी प्लानिंग, डेवलपमेंट, इरिगेशन और इंडस्ट्रियल ग्रोथ, रिक्रूटमेंट और लैंड सेल्स को कंट्रोल करना। इसका एम था स्टेट के सारे रिसोर्सेज को एक जगह पर यानी कि फेयर यूज़ करना सारे रिसोर्सेज का और तेलंगाना के यूथ के लिए एजुकेशन और जॉब्स दोनों को इंश्योर करके रखना। ये सिस्टम तेलंगाना की एक यूनिक आइडेंटिटी, इस आंध्र प्रदेश स्टेट के अंदर तेलंगाना की एक यूनिक आइडेंटिटी रिप्रेजेंट करता था, उसे रिकग्नाइज करता था, तो इसीलिए इसे स्टेट विद इन द स्टेट का टाइटल भी मिला था। चलिए बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है 1969 एजिटेशन। तेलंगाना के पीपल अब अपनी गवर्नमेंट से डिससैटिस्फाइड थे यानी कि अनहैप्पी थे और इस डिससैटिस्फैक्शन के पीछे कई सारे अलग अलग रीजंस थे। सबसे पहला रीज़न तो यहाँ पर ये था कि जितना भी सरप्लस रेवेन्यू यहाँ पर तेलंगाना से जनरेट किया जा रहा था वो तेलंगाना रीजन से हटकर अब दूसरे रीजन्स की डेवलपमेंट के लिए भी यूज़ किया जाने लगा था। सेकेंडली यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब्स में डिस्क्रिमिनेशन होने लगा था, ज़्यादा जॉब्स आंध्रा पीपल को मिल रही थी ऑफकोर्स। और लास्टली मिल्की रूल्स का वायलेशन हो
रहा था, यानी कि जितने भी लोग यहाँ तेलंगाना में रिसाइड नहीं करते वो लोग, यानी कि तेलंगाना के आउटसाइडर्स को भी यहाँ पर बुलाकर एजुकेशन और जॉब्स दोनों दी जा रही थी। इसीलिए डिसअपॉइंट होकर यहाँ पर प्रोटेस्ट शुरू हो गए और जॉब अपॉइंटमेंट से भी डिसअपॉइंट होकर स्टूडेंट्स ने भी इस प्रोटेस्ट को शुरू करना स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पर धीरे धीरे आगे बढ़कर ये एक मास मूवमेंट में कन्वर्ट हो गया, जिसे उस्मानिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स लीड कर रहे थे। डेमोन्स्ट्रेशंस, स्ट्राइक्स और फास्ट हुए, जिसमें पुलिस के रिप्रेशन की वजह से 370 पीपल मारे गए थे और इनमें से मोस्टली स्टूडेंट्स थे। इन सब चीज़ों को देखने के बाद तेलंगाना के लीडर्स ने भी यहाँ पर तेलंगाना प्रजा समिति बनाई, जो कि आगे चलकर एक पॉलिटिकल पार्टी बन गई, जिसने फिर एक सेपरेट स्टेट की डिमांड की। लंबे डिस्कशन के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक 8 पॉइंट प्लान प्रपोज किया था, लेकिन उनका ये डिसीजन भी पब्लिक को पूर्ली सेटिस्फाई या फिर सेटिस्फाई बिल्कुल ही नहीं कर पाया था। अब 1972 में तेलंगाना एजिटेशन के अगेंस्ट तेलंगाना के पीपल को सारा प्रोटेस्ट करता हुआ देखकर आंध्रा के पीपल ने भी एक काउंटर मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। अब जैसे वो लोग देख रहे थे कि तेलंगाना के पीपल डिमांड्स कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो इसीलिए इन लोगों ने भी अब अपनी तरफ से प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था और इनके प्रोटेस्ट मूवमेंट्स का नाम था जय आंध्रा मूवमेंट और ये एक काउंटर मूवमेंट था तेलंगाना के पीपल के लिए। इनकी डिमांड्स तेलंगाना के पीपल की डिमांड्स से टोटली डिफरेंट थी और इनकी डिमांड्स ऐसी थी कि ये लोग चाहते थे कि मल्की रूल्स यहाँ तेलंगाना से हट जाए ताकि इनके कोस्टल रीजन्स की ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेटर डेवलपमेंट हो पाए। और इनके प्रोटेस्ट को भी इनके स्टूडेंट्स लीड कर रहे थे क्योंकि उन्हें डर था अपनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ खोने का। वो लोग डर रहे थे क्योंकि उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उनके हाथ से ना निकल जाए। अब इन सारी चीज़ों को देखते हुए 1973 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक 6 पॉइंट फार्मूला प्लान को इंट्रोड्यूस किया, जिसके अंडर सबसे पहले उन लोगों ने गवर्नमेंट जॉब्स को लोकल्स को भी प्रायोरिटी देने के लिए प्रॉमिस किया। नेक्स्टली यहाँ पर इन लोगों ने ये भी प्रॉमिस किया कि ये लोग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सपैंड करेंगे, जिसके लिए इन लोगों ने हैदराबाद में एक न्यू सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने का प्लान भी किया। अब मल्की रूल्स और तेलंगाना की रीजनल कमेटी दोनों को भी यहाँ पर से हटा दिया गया था और इस कमेटी के हटने के बाद तेलंगाना की खुद की स्टेट विद इन द स्टेट या फिर तेलंगाना की खुद की रिकॉग्निशन जितनी भी थी वो सारी ख़त्म हो चुकी थी। सेंट्रल गवर्नमेंट के यहाँ पर इंटरफियरेंस करने की वजह से पॉलिटिकल डिसैटिस्फैक्शन बढ़ता गया, जिसकी वजह से तेलुगु देशम पार्टी बनी और रीजनल डिसैटिस्फैक्शन और टेंशन्स जितने भी थे वो टेम्पररीली ख़त्म हुए। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है ग्रोइंग डिसकंटेंट इन तेलंगाना। यहाँ पर हम ये जानेंगे कि क्यों तेलंगाना के लोगों का दिन पर दिन यहाँ पर फ्रस्ट्रेशन और अनहैप्पीनेस बढ़ता गया। इसका सबसे पहला रीज़न तो ये है कि यहाँ पर जेंटलमैन्स एग्रीमेंट को प्रॉपरली फॉलो नहीं किया जा रहा था। मल्की रूल्स ब्रेक होते जा रहे थे और इनकी कम्युनिटी की फॉर्मेशन भी प्रॉपरली नहीं हुई थी। और 1956 से 1990 तक आंध्रा में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट ऑलरेडी हो चुका था। लाइक इनके इंडस्ट्रीज़, यूनिवर्सिटीज़ और इरिगेशन प्रोजेक्ट्स सारे डेवलप हो चुके थे और इनका एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका था। 1990 के बाद हैदराबाद तो आईटी हब बन गया, लेकिन उसके बाद भी तेलंगाना के पीपल को ये काफ़ी ज़्यादा अनफेयर डेवलपमेंट लगा। अब उन्हें ऐसा क्यों लगा? तो उन्हें ऐसा इसीलिए लग रहा था क्योंकि तेलंगाना के लोकल पीपल के ऊपर उनके रिसोर्सेस यूज़ नहीं किए जा रहे थे। तो इसीलिए यहाँ के यूथ को ये लगने लगा था कि यहाँ दूसरी रीजन से लोग आकर उनके जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और उनके रिसोर्सेस दोनों को ले जा रहे हैं। और यहाँ अब हम बात करते हैं तेलंगाना और आंध्रा दोनों के बीच के स्ट्रगल्स की। इरिगेशन एक्सपेंशन की अगर हम बात करते हैं तो ये एक्सपेंशन तेलंगाना में इसीलिए हुआ क्योंकि यहाँ के फार्मर्स ने अपने खुद से एक्सपेंसिव वेल्स को यहाँ पर डक किया था। लेकिन आंध्रा में ये एक्सपेंशन इसीलिए हुआ क्योंकि वो लोग कैनाल इरिगेशन का यूज़ कर रहे थे, जो कि उन्हें गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही थी। और इनकम्स की अगर हम बात करें तो 1993 से 94 के बीच दोनों रीजन्स की पर रूरल पर्सन की एग्रीकल्चरल इनकम सेम ही थी, लाइक 7,800 के करीब। और एग्रीकल्चरल लेबर की अगर हम बात करें तो तेलंगाना में ये रेट 38% से 47% तक पहुंच चुका था, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर डिस्ट्रेस और लैंड लॉस काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। लेकिन आंध्रा में ये रेट सिर्फ 1% ही बढ़ा था। 2004 और 5 के बीच यहाँ पर तेलंगाना में 663 फार्मर सुसाइड्स हुई थी क्रॉप लॉस और ड्रॉट की वजह से।
एजुकेशन की बात करें तो 2001 में तेलंगाना का लिटरेसी रेट 53% था और आंध्रा का 63%। और अगर हम कॉलेजेस की बात करते हैं तो तेलंगाना में टोटल कॉलेजेस 159 थे, लेकिन अगर हम इसमें से हैदराबाद को एक्सक्लूड कर देते हैं तो यहाँ पर सिर्फ 116 कॉलेजेस थे, लेकिन आंध्रा में यहाँ पर 181 कॉलेजेस थे। और अगर हम ग्रांट्स की बात करते हैं तो तेलंगाना के कॉलेज एजुकेशन के लिए उन्हें 93 करोड़ मिला करते थे, लेकिन आंध्रा को यहीं पर 224 करोड़ मिला करते थे। इतना ही नहीं बल्कि तेलंगाना की लैंग्वेज और कल्चर दोनों को बैकवर्ड समझा जाता था, लेकिन कोस्टल आंध्रा के सारे फेस्टिवल्स को यहाँ पर प्रमोट किया जाता था। टेक्स्ट बुक्स में भी तेलंगाना की सारी हिस्ट्री और लीडर्स दोनों को इग्नोर कर दिया जाता था और मूवीज़ यानी कि फिल्म्स में भी तेलंगाना के पीपल को बैकवर्ड दिखाया जाता था। कोस्टल आंध्रा के रिच लोग यहाँ पर, ये जो भी आउटसाइडर्स थे, यहाँ तेलंगाना में आकर लैंड्स लेने लगे, इन्वेस्टमेंट्स करने लगे, जिसकी वजह से तेलंगाना को इन्वेस्टमेंट्स तो मिले, लेकिन यहाँ पर रहने वाले पुअर पीपल, यहाँ पर खुद तेलंगाना के रहने वाले लोग अपनी लैंड्स खोते चले गए और फार्मर्स के ऊपर पानी की कमी और कम प्रोडक्शन की वजह से यहाँ पर प्रेशर बनने लगा था और जितने भी आर्टिशंस और सर्विस प्रोवाइडर्स थे उनके काम और रॉ मटेरियल्स दोनों की डिमांड कम होती चली गई। तेलंगाना के लोगों ने इन सारी चीज़ों की वजह से गवर्नमेंट को ब्लेम करना स्टार्ट कर दिया था और ये लोग ब्लेम गवर्नमेंट को इसीलिए भी कर रहे थे क्योंकि गवर्नमेंट उस टाइम पर सिर्फ सारे रिच बिजनेसमैन और रिच बिजनेस को ही सपोर्ट किया करती थी। तेलंगाना के लोग ऐसी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहते थे जो कि उनकी प्रॉब्लम्स को सीरियसली ले सके। चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के लास्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है मूवमेंट्स इन 1990s। तो गवर्नमेंट की इकोनॉमिक लिबरेशन पॉलिसीज़ यानी कि सिर्फ रिच पीपल यानी और रिच बिजनेस को सपोर्ट करने की वजह से यहाँ पर पुअर फार्मर्स, आर्टिशंस को सिवियर प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा था। लेकिन दूसरी तरफ ये प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स और इन्वेस्टर्स जितने भी थे, ये लोग ह्यूज प्रॉफिट्स अर्न कर रहे थे। फार्मर्स मार्केट से महंगे दामों में फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स खरीदने के बाद में भी फार्मर्स को मार्केट में आए नए नए इम्पोर्टेड क्रॉप्स के साथ कम्पीट करना पड़ रहा था। तेलंगाना में ग्राउंड वाटर की कमी की वजह से यहाँ पर वाटर क्राइसिस बढ़ गए थे, जिसकी वजह से फार्मलैंड सेल्स और सुसाइड्स हो रही थी। यहाँ पर आर्टिशंस और ट्रेडिशनल जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स थे लाइक वीवर्स, फिशरमैन, इन सभी के जितने भी काम थे वो दिन पर दिन कम होते जा रहे थे। प्राइवेट सेक्टर यहाँ पर एक्सपैंड होता जा रहा था, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के एक्सपैंड होने के बाद भी अनएम्प्लॉयमेंट और इनसिक्योर जॉब्स की प्रॉब्लम्स अब भी बनी रही। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई, लोग यहाँ पर खुद के ऑर्गेनाइजेशन और मूवमेंट्स क्रिएट करने लगे ताकि वो लोग कुछ हेल्प कर सके तेलंगाना को एक अलग स्टेट बनाने में। तो यहाँ पर कई सारे अलग अलग ग्रुप्स बने थे अपने जल, जंगल और ज़मीन को प्रोटेक्ट करने के लिए, और कई दूसरे ग्रुप्स भी बने थे जो कि कास्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स या इश्यूज़ को फोकस कर रहे थे। और ऐसे ही कई सारे स्मॉल कम्युनिटीज़ ने तेलंगाना मूवमेंट को ज्वाइन किया, इस होप के साथ कि जैसे ही तेलंगाना स्टेट एक अलग हो जाएगा तो उनकी सभी की प्रॉब्लम्स अपने आप ख़त्म हो जाएगी। 1989 में कुछ लोगों ने एक तेलंगाना इन्फॉर्मेशन ट्रस्ट बनाया था, जिसके थ्रू वो लोग तेलंगाना में हो रहे इनजस्टिस की इन्फॉर्मेशन ले सकते थे और दूसरों को भी शेयर कर सकते थे। नवंबर 1, 1996 में वरंगल में विरोधा दिनम यानी कि प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए बाय ए ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, और इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे प्रोफेसर जयशंकर, जिसके चलते कई सारे अलग अलग डिफरेंट ग्रुप्स भी यहाँ पर बने थे, जैसे कि तेलंगाना जनसभा, तेलंगाना महासभा। और लेकिन इन सारे अलग अलग ग्रुप्स का एम सिर्फ एक ही था, वो ये था कि तेलंगाना को एज ए अलग स्टेट देखना। और इस मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए कई सारे टीचर्स और ऑफिसर्स, सभी लोगों ने अपने अपने अलग अलग ग्रुप्स बनाए थे। इवेंट्स लाइक सेमिनार्स, मीटिंग्स और कल्चरल शोज भी किए गए ताकि वो लोग सारे रूरल पीपल और यूथ को एनकरेज कर सके इस मूवमेंट में ज्वाइन होने के लिए और ख़ुद के ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट करने के लिए। अब इस लेकिन वरंगल में हो रहे कई सारे अलग अलग मीटिंग्स ने भी यूथ को काफ़ी ज़्यादा एनकरेज किया, और इस नई स्पिरिट के साथ अब यूथ ने भी कई अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस बनाई तेलंगाना मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए, जिसके बाद यहाँ पर आगे चलकर ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा तेलंगाना की अलग एज अ स्टेट फॉर्मेशन के लिए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आज का टॉपिक ये यहीं पर ख़त्म होता है, और इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के 5 टॉपिक्स को कवर करते हुए लेसन को भी ख़त्म कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।